नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ज्ञानदासीस में। दोस्तों, हमने उत्तर प्रदेश विशेष की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने अभी आपको एक वीडियो दिया है। उस वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश की सीमाओं के विषय में आपको डिटेल में बताया था। उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश कितने स्टेट के साथ सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश के एनसीआर में कौन से डिस्ट्रिक्ट सम्मिलित किए गए हैं, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है। इन सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स के विषय में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। अगर वो वीडियो अभी आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन को टच करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के भौतिक प्रदेशों को देखेंगे, उत्तर प्रदेश के भौतिक प्रदेशों को देखेंगे, उन्हें कितने भागों में बांटा गया है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। और इस नोट्स को मैं आप अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश के भौतिक प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि आपका उत्तर का भाबर व तराई का क्षेत्र है, एक मध्यवर्ती मैदानी भाग है और तीसरा है दक्षिण का पठारी भाग। आप आसानी से इन चीज़ों को मैप में देख सकते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, ये भाग होता है आपका उत्तर का भाबर व तराई का भाग। उसके नीचे आपका होता है मध्यवर्ती मैदान। कौन सा? मध्यवर्ती मैदान उसके नीचे होता है। ये चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे, ये होता है मध्यवर्ती मैदानी भाग। और उसके नीचे अगर बात की जाए, सबसे नीचे आपका होता है दक्षिण का पठारी भाग। क्या? दक्षिण का पठारी भाग। ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये होता है आपका दक्षिण का पठारी भाग। तो इन 3 भागों में उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन 3 भागों में किया गया है। कौन सा? उत्तर का भाबर व तराई का क्षेत्र, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, दक्षिण का पठारी भाग। तो इन्हें मैंने इसमें दिखा दिया है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि आपका यहाँ पे हिमालय पर्वत पाया जाता है उत्तर प्रदेश के उत्तर में। यहाँ पे आपका हिमालय पर्वत पाया जाता है ये, और उसकी जो छोटी छोटी कम ऊंची पर्वत चोटियाँ हैं, कम ऊंची पर्वत चोटियाँ हैं, यानी शिवालिक हिमालय यहाँ पे पाया जाता है। ये आपका शिवालिक हिमालय होता है ये। तो यहाँ से बहुत सी नदियाँ होती हैं जो आपके इधर प्रवेश करती हैं, बहुत सी नदियाँ होती हैं जो यहाँ पे बह के आती हैं, ऐसे उत्तर प्रदेश में बह के आती हैं। तो ये अपने साथ बहुत सी मिट्टी, जिसे कि गाद कहा जाता है, बहा के लेके आती हैं। और उस मिट्टी में ये पर्वतों के खंड भी बहा के लेके आती हैं, बहुत बड़े बहा के लेके आती हैं। और वो खंड इस क्षेत्र में वो यहाँ पे निक्षेपित कर देती हैं। क्योंकि आगे मैदान है, तो मैदानों में नदियों की स्पीड कम हो जाती है, जिस वजह से वो पत्थर के खंड यहाँ पे निक्षेपित कर देती है, यहाँ पे निक्षेपित कर देती हैं। तो ये क्षेत्र आपका बन जाता है भाबर का क्षेत्र। यहाँ पे ऐसे ऐसे पत्थर निक्षेपित कर देती है नदियाँ, पत्थर ऐसे ऐसे निक्षेपित कर देती हैं। और उसके जस्ट नीचे होता है तराई का भाग, ये तराई का भाग। तो इस पूरे भाग को एक साथ गिना जाता है भाबर व तराई का भाग। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, भाबर व तराई का क्षेत्र होता है, इसमें जब नदियां आती हैं तो नदियां इन पत्थर के जो टुकड़े बहा के लेके आती हैं, इनके नीचे से प्रवाहित होने लगती हैं। क्या? इनके नीचे से प्रवाहित होने लगती हैं नदियां। अब सपोज कोई ये नदी आई, तो इन पत्थरों के नीचे से प्रवाहित होने लगती है, ऊपर पत्थर ढके रहते हैं, नीचे से नदियां प्रवाहित होने लगती हैं। तो कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के किस भाग में नदियां विलुप्त हो जाती हैं, नदियां गायब हो जाती हैं। तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश का जो भाबर का क्षेत्र है, वहां पे नदियां विलुप्त हो जाती हैं। ये चीज़ आप याद रखेंगे। अच्छा, ये चीज़ें मैंने आपको नीचे नोट्स में दे दी हैं, अभी मैं आपको बताता भी हूँ। अच्छा, यहाँ पे नदियां विलुप्त हो जाती हैं। जब आगे तराई के भाग में आती हैं तो नदियों की स्पीड हो जाती है कम, जिसकी वजह से यहाँ पे हमेशा जल भराव की समस्या बनी रहती है। ये नदियाँ जल भराव की समस्या बनी रहती है। और जब वर्षा, इन क्षेत्रों में वर्षा भी अधिक होती है, क्योंकि ये जब मानसून आता है इधर से, तो ये मानसून आता है तो यहाँ पे हिमालय पर्वत, तो हिमालय पर्वत से टकरा कर आपका भाबर और तराई के क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होती है, जिससे कि इन क्षेत्रों में हमेशा जल भराव की समस्या बनी रहती है। अतः इन क्षेत्रों में मच्छर पाए जाते हैं, आपके कीट पतंगे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो आपका भाबर व तराई का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों की जलवायु आपकी अस्वस्थकर है, यानी कि जीवन हेतु उतनी उपयोगी जलवायु यहाँ पे नहीं है। अच्छा, बात करते हैं, ये दोस्तों इस मैप पे आपको मैंने भाबर और तराई का क्षेत्र दिखाया है। अच्छा दोस्तों, ये भाबर और तराई का क्षेत्र एक साथ गिना जाता है। अगर भाबर की बात करें तो ये 30 to 40 किलोमीटर आपकी चौड़ाई में विस्तृत है।
ये आपका भाबर है, सपोज ये भाबर है तो 30 से 40 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत है। उसके नीचे आपका तराई है, तो तराई का भाग आपका 80 से 90 किलोमीटर की विड्थ में विस्तृत है, 80 से 90 किलोमीटर विड्थ में विस्तृत है ये। तो ऐसे होता है भाबर और तराई का क्षेत्र। तो दोस्तों यहाँ पे कौन से डिस्ट्रिक्ट पाए जाते हैं, अगर देखा जाए भाबर और तराई के क्षेत्र में, तो यहाँ पे आपका सहारनपुर है और यहाँ पे महाराजगंज है, तो बहराइच है, बलरामपुर है, कुशीनगर है, श्रावस्ती है। तो अगर देखें तो हम ये आपका सहारनपुर से महाराजगंज के कुशीनगर तक विस्तृत है। क्या आपका भाबर और तराई का क्षेत्र सहारनपुर से महाराजगंज तक विस्तृत है। तो ये आप देख सकते हैं। दोस्तों मैंने नोट्स में आपका जितना चीज़ें बताई हैं सभी पॉइंट्स यहाँ पे दे दिए हैं। दोस्तों चूंकि इन क्षेत्रों में अधिक मात्रा में बारिश होती है और यहाँ पे बहुत अधिक नदियाँ हैं, अतः यहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है। भाबर और तराई क्षेत्र में पानी की कोई कमी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे धान व गन्ने की खेती अत्यधिक मात्रा में होती है। धान और गन्ने की खेती अत्यधिक मात्रा में होती है। दोस्तों अब बात करें अगर खनिज संपदा की, तो उत्तर प्रदेश खनिज संपदा की दृष्टि से एक निर्धन राज्य है, किंतु कुछ मात्रा में इस भाग में चूना पत्थर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चूना पत्थर कुछ मात्रा में उत्तर प्रदेश के भाबर व तराई क्षेत्रों में पाया जाता है। तो दोस्तों अब आपका ये हो गया भाबर व तराई का क्षेत्र। जितने मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट बताए हैं सभी पॉइंट आपके नोट्स में दे दिए गए हैं, तो आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र की। किसकी? मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र की। तो दोस्तों जब नदियां बहकर भाबर और तराई क्षेत्र को पार करते हुए नीचे आती हैं, मैदानी क्षेत्र में आती हैं, तो ये नदियां जो वहां से मिट्टी बहा के लेके आई हैं इस भाग में यहाँ पे ये निक्षेपित कर देती हैं, मिट्टी को इस भाग में निक्षेपित कर देती हैं। और दोस्तों ये प्रक्रिया आपकी पृथ्वी की उत्पत्ति के समय से होती आ रही है। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय से ये नदियां अपने साथ मिट्टी बहा के लेके आती हैं और इस मैदान में निक्षेपित करती जा रही हैं, इस उत्तर के मैदान में निक्षेपित करती जा रही हैं, जिसकी वजह से यह पूरा एक मैदान बन गया है। कहा जाता है कि कभी यहाँ पे एक तेथीस सागर हुआ करता था। क्या? तेथीस सागर हुआ करता था, किंतु अब नदियों ने मिट्टी द्वारा उसे पाट दिया है और एक मैदान बन गया है यहाँ पे, जिसे उत्तर भारत का विशाल मैदान कहा जाता है। उसी के अंतर्गत आता है आपका उत्तर प्रदेश का मैदान। उत्तर के विशाल मैदान का हिस्सा है आपका उत्तर का मैदान। तो दोस्तों अगर इस मैदान के झुकाव की बात की जाए तो मैदान का झुकाव इस साइड है, ये उत्तर है आपका, ये पश्चिम है। तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की, ये दक्षिण है ये पूर्व है, तो दक्षिण पूर्व की तरफ है इस मैदान का झुकाव। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ इस मैदान का झुकाव ऐसे है, तभी सभी नदियां इस दिशा में आपकी प्रवाहित होती हैं। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों इस जो मैदान है इससे आपका गंगा यमुना का दोआब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंगा यमुना का दोआब भी कहा जाता है। और दोस्तों इसमें इसकी प्रमुख नदी है आपकी गंगा नदी। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से प्रवेश करती है। ये आपकी गंगा नदी, ये गंगा नदी। और दोस्तों ये यमुना नदी यहाँ पे ऐसे आती है, इसमें समाहित हो जाती है और अन्य कई नदियाँ इसमें आके अपना पानी गंगा नदी को देती हैं। तो और यहाँ की दो नदी, ये गंगा ये यमुना, तो इस मैदान को गंगा यमुना का दोआब भी कहा जाता है। इस मैदान को गंगा यमुना का दोआब भी कहा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों अगर मैं इस मैदान के विस्तार की बात करें तो यह मैदान आपका पश्चिम में यमुना नदी द्वारा तथा उत्तर में गंडक, पश्चिम में यमुना नदी द्वारा तथा पूर्व में गंडक नदी द्वारा निर्धारित होता है इस मैदान की सीमा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों अगर बात करें खनिज संसाधनों की दृष्टि से, तो खनिज संसाधनों की दृष्टि से आपका मध्यवर्ती मैदानी भाग बहुत ही गरीब है, यानी कि बहुत ही निम्न है। यहाँ पे कोई भी खनिज नहीं पाया जाता है और यहाँ पे कृषि उत्पादकता बहुत अधिक है। इसे दोस्तों भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। जो मध्यवर्ती मैदान है इसे भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है। और मैंने बताया कि यहाँ पे जो मिट्टी आती है उसे गाद या काप मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। और इस मिट्टी को दो भागों में बांटा जाता है, एक होती है आपकी खादर मिट्टी, दूसरी होती है आपकी बांगर मिट्टी। हाँ, जब मैं आपको उत्तर प्रदेश मृदा बताऊंगा तब मैं आपको इसे विस्तारपूर्वक बताऊंगा। मैं अभी आपको बता देता हूँ कि खादर और बांगर जलोढ़ मिट्टी के दो हिस्से होते हैं। दोस्तों जब कोई नदी होती है तो नदी
के किनारे आपकी पाई जाती है खादर मिट्टी या अधिक उपजाऊ होती है, तथा दूर पाई जाती है बांगर मिट्टी या कम उपजाऊ होती है। ये दोनों मिट्टियां नदी द्वारा बहाकर ही लाई जाती हैं, किंतु आपकी खादर नवीन मिट्टी होती है तथा बांगर आपकी प्राचीन मिट्टी होती है। सपोज इस बार मिट्टी बहा के लेके आई कोई, तो मिट्टी अधिक उपजाऊ से यहाँ पे निक्षेपित कर दिया गया, तो ये होती है आपकी खादर मिट्टी। किंतु जब नेक्स्ट ईयर फिर से बारिश होगी, फिर नदियां अधिक मात्रा में पानी लेके आएंगी, उसके साथ मिट्टी बहा के लेके आएंगी, तो वो मिट्टी यहाँ पे आपकी जमा कर देंगी, तो ये मिट्टी हो जाएगी पहले की पुरानी, तो उसे कहेंगे बांगर, तथा नई मिट्टी को पुनः हम खादर की संज्ञा देते हैं, तो खादर मिट्टी अधिक उपजाऊ भी होती है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों मैंने आपको काफी विस्तार पूर्वक से मध्यवर्ती मैदान के विषय में बता दिया है। अब हम देखेंगे दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है, ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको नोट्स में एक एक पॉइंट दे दिया है, हम समझते हैं मैप में। मैप में हम इसे अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों होता क्या है, ये आपका ये जो हिस्सा है ये पठारी भाग है। यहाँ पे जो मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत है, मध्य प्रदेश का विंध्य पर्वत की जो कैमूर है, कैमूर सीरीज है, उसी का हिस्सा यहाँ तक विस्तृत है, यहाँ तक विस्तृत है। और जो पठारी भाग है, भारत का पठारी भाग है, उसका उत्तरी विस्तार है। ये जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग है, दक्षिण का पठार है, ये भारत का जो पठारी भाग है उसी का उत्तरी विस्तार है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जो मध्य प्रदेश में आपकी विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, उनका विस्तार आपके यहाँ तक है, यहाँ तक विस्तार है, सोनभद्र तक, ललितपुर, झांसी, इन सभी तक विस्तार है। दोस्तों अगर बात करें दक्षिण के पठार को, इसे हम पुनः दो भागों में बांट सकते हैं। इस भाग को कहा जाता है आपका बुंदेलखंड का पठार, तथा इस भाग को कहा जाता है बघेलखंड का पठार। तो दोस्तों जो बुंदेलखंड का पठार है, प्राचीन ग्रेनाइट एवं नीच चट्टानों से बना हुआ है, प्राचीन ग्रेनाइट एवं नीच चट्टानों से बना हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे आपके क्वार्टज, बालुका पत्थर आदि खनिज पाए जाते हैं। कहाँ? बुंदेलखंड में, जो कि भवन सामग्री के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भवन सामग्री उत्तर प्रदेश के किस हिस्से में पाई जाती है। तो अगर आपको दक्षिण का पठार देते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपका बुंदेलखंड में तो पाई ही जाती हैं। और दोस्तों ये पठारी भाग है, यहाँ पे वर्षा कम होती है, यहाँ पे वर्षा कम होती है। क्यों कम होती है, आगे जब हम जलवायु बताएंगे इसी वीडियो में, तो हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे वर्षा कम क्यों होती है। यहाँ पे वर्षा भी कम होती है, मिट्टी यहाँ की पथरीली मिट्टी है, चूंकि यह पठार है, और यहाँ पे विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ यह भाग कृषि हेतु अनुपयुक्त है, कृषि हेतु अनुपयुक्त है। दोस्तों अब बात करते हैं हम बघेलखंड की। तो दोस्तों अगर बघेलखंड की बात करें तो यहाँ पे भी जिप्सम, बालुका पत्थर वगैरह के पाए जाते हैं खनिज, और ये भी भवन सामग्री में प्रयोग होते हैं। दोस्तों यहाँ पे बघेलखंड में जिप्सम आपका अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिप्सम अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सीमेंट उद्योग भी विकसित किए गए हैं, यहाँ पे सीमेंट उद्योग भी विकसित किए गए हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश के चुर्क एवं चुनार में अत्यधिक मात्रा में सीमेंट उद्योग पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे कई बार आयोग ने पूछा है कि चुर्क एवं चुनार किस हेतु फेमस है। तो चुर्क एवं चुनार अपने सीमेंट उद्योगों हेतु फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे जिप्सम पाया जाता है, और जिप्सम सीमेंट बनाने में प्रयुक्त होता है। अतः आपका बघेलखंड भाग सीमेंट उद्योग हेतु फेमस है, जिसके चुर्क एवं चुनार दो नगर हैं, इनमें सीमेंट फैक्ट्री अत्यधिक मात्रा में विकसित की गई है, सीमेंट उद्योग अत्यधिक मात्रा में विकसित किया गया है। तो दोस्तों ये हमने उत्तर प्रदेश के 3 भागों के विषय में देखा है। दोस्तों कुछ पुस्तकों में आप 2 ही भागों में उत्तर प्रदेश के भौतिक प्रदेश को बांटा गया है। कौन कौन से? मध्यवर्ती मैदान और दक्षिण का पठार। उत्तर के भाबर और तराई क्षेत्र को कुछ बुक्स में आपके हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणियों का ही हिस्सा माना गया है, किंतु हमने इसे यहाँ पे 3 भागों में बांट के अध्ययन किया है, जो कि आपको अध्ययन को अधिक इंटरेस्टिंग बनाता है। तो दोस्तों ठीक है, और ये 3 भाग आपको याद रखने हैं हमेशा। तो दोस्तों ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जलवायु की। उत्तर प्रदेश में बारिश कैसे होती है? तो दोस्तों अगर बात करें उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो उत्तर प्रदेश की जलवायु आपकी मानसूनी है और उष्ण प्रकार की है। मानसूनी और उष्ण प्रकार की जलवायु उत्तर प्रदेश की है। अगर ऑप्शन में आपकी मानसूनी दिया है तो मानसूनी भी टिक करेंगे, उष्ण प्रकार की दिया है तो उष्ण प्रकार की जलवायु टिक करेंगे, अगर मानसूनी और उष्ण प्रकार की दिया है तो दोनों को टिक करेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में बारिश कैसे होती है, तो उत्तर प्रदेश में बारिश बंगाल की खाड़ी की जो शाखा मानसून की आती है उसके द्वारा होती है। जब आपको भारत के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन कराऊंगा, तो जब भारत में बारिश के विषय में बताऊंगा तो आप उसे आसानी से समझ पाएंगे। दोस्तों
बात की जाए तो ये होता है आपका, अगर भारत है दोस्तों, ये भारत है आपका, तो यहाँ पे आपकी बंगाल की खाड़ी पाई जाती है, यहाँ पे अरब सागर और नीचे है आपका हिंद महासागर। तो यहाँ से जो मानसून उठता है ये ऐसे घूम के इस दिशा में प्रवेश करता है, तो इसी के द्वारा आपके उत्तर प्रदेश में बारिश होती है। तो कहा जाता है कि बंगाल की खाड़ी द्वारा आपके उत्तर प्रदेश में बारिश होती है, और ये मानसून यहाँ पे कोलकाता, पटना, इन नगरों को प्रवेश करता हुआ आपके उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है। और दोस्तों 22 जून के समथिंग बंगाल की खाड़ी का आगमन होता है, कब? उत्तर प्रदेश में, या 22 जून को प्रवेश करती है। 22 जून को उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी की शाखा प्रवेश करती है। तो उत्तर प्रदेश में बारिश कब स्टार्ट होती है, उत्तर प्रदेश में मानसून कब प्रवेश करता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि उत्तर प्रदेश में मानसून 22 जून को प्रवेश करता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों अगर बात की जाए, उत्तरी गोलार्ध में पवनें दक्षिण की तरफ घूम जाती हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जब ये मानसूनी पवनें आपकी यहाँ पे आती हैं तो सीधे न जाके थोड़ा ऐसे बेंड हो जाती हैं, ऐसे बेंड हो जाती हैं, क्योंकि मैंने बताया आपको कि पवनों की आदत हो, पवनें उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण की तरफ घूम जाती हैं। तो उत्तर दिशा में घूम गई, और यहाँ पे आपका हिमालय पर्वत है, तो इस भाग से टकरा के व्यापक वर्षा करती है। दोस्तों अब यहाँ से प्रवेश किया, पवनों ने यहाँ से प्रवेश किया, तो यहाँ पे अधिक बारिश होगी। जैसे जैसे पवनें आगे जाएंगी तो बारिश की मात्रा कम होती जाएगी, क्योंकि बारिश यहीं पे हो जाएगी। तो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते बारिश कम हो जाती है, और यहाँ पे पाया जाता है आपका मथुरा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तर प्रदेश के किस हिस्से में बारिश सबसे कम होती है, तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में आपकी सबसे कम बारिश होती है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में आपकी सबसे कम बारिश होती है। और दोस्तों चूंकि यहाँ पे हिमालय पर्वत है तो यहाँ पे अधिक बारिश होगी, नीचे बारिश की मात्रा घटती जाएगी। तो इस तरफ बारिश की मात्रा घटेगी, पूरब से पश्चिम जाने पर बारिश की मात्रा घटेगी, और उत्तर से दक्षिण जाने पर बारिश की मात्रा घटेगी। तो यहाँ पे आपका पाया जाता है गोरखपुर, और गोरखपुर उत्तर प्रदेश का वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? गोरखपुर में। सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? मथुरा में होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया 22 जून को प्रवेश करती है, और दोस्तों जितने पॉइंट मैंने आपको बताए हैं वो सभी पॉइंट आपको यहाँ पे नोट्स में दे दी गए हैं। 22 जून को प्रवेश करते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते बाद यह शाखा दक्षिण की ओर घूम जाती है, चूंकि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दक्षिण की ओर घूमने की प्रवृत्ति रखती हैं। यह चीज़ मैंने आपको बताया है। और हिमालय से टकराकर भाबर व तराई में व्यापक वर्षा करती हैं। गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है, और आपके मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु के विषय में। ग्रीष्म ऋतु, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक तापमान मई के अंत व जून में पाया जाता है। कब पाया जाता है? मई के अंत व जून में। दोस्तों यहाँ पे अगर मैक्सिमम तापमान की बात करें तो यहाँ पे 36 से 39 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है गर्मियों में, जबकि न्यूनतम टेम्परेचर यहाँ पे 21 से 23 तक बना रहता है। यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ पे पाया जाता है? तो जहाँ पे बारिश कम होगी तापमान वहाँ पे अधिक होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि बारिश की मात्रा इधर से इधर घटती है, पूर्व से पश्चिम घटती है व उत्तर से दक्षिण घटती है। तो आपको ये भाग ऐसा हो जाता है जो पूरी तरह से सूखा है, यानी कि बुंदेलखंड का भाग पूरी तरह से सूखा हो जाता है, जिससे कि आपका झांसी और आगरा, ये जो कि बुंदेलखंड के ही भाग हैं, झांसी व आगरा आपके सर्वाधिक टेम्परेचर वाले डिस्ट्रिक्ट हैं। तो सर्वाधिक तापमान किन डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के आगरा व झांसी का सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम शीत ऋतु की। शीत ऋतु की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु, तो उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु कब पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु आपकी दिसंबर से फरवरी के मध्य पाई जाती है। दिसंबर से फरवरी के मध्य पाई जाती है। इसमें शुष्क हवाएं बहती हैं, शुष्क हवाएं बहती हैं दोस्तों। जनवरी में पश्चिम से एक मानसूनी पश्चिमी विक्षोभ प्रवेश करता है, जिसे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा और ओलावृष्टि होती है। दोस्तों होता क्या है, आपके यहाँ पे मध्य एशिया में जो आपका भूमध्य सागर है वहां से पवनें आपकी इस तरफ बहना शुरू होती हैं, पूरब की तरफ बहना शुरू होती हैं, और जनवरी में जनवरी तक ये उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाती हैं। और इसी से ठंडी के सीजन में इस प्रदेश में इस साइड में भारी बारिश होती है। तो यहाँ पे बारिश हो जाती है, और इस
चूंकि बारिश ठंडी में होती है जिससे कि यहाँ पे पत्थर भी गिरते हैं, यानी कि ओलावृष्टि भी होती है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। तो आपने देखा कि यहाँ से आपकी जो बंगाल की खाड़ी की शाखा आती है, उत्तर प्रदेश के इस हिस्से में व्यापक वर्षा हो जाती है और ये वर्षा यहाँ तक आती है, ये चूंकि किंतु यहाँ पे कम होती है। जबकि जो पश्चिमी विक्षोभ से आती है तो आपके इस भाग में वर्षा हो जाती है, इस भाग में वर्षा हो जाती है, किंतु आपका ये जो बुंदेलखंड का भाग है ये पूरी तरह से सूखा रह जाता है। तो ये भाग पूरी तरह से सूखा है। तो दोस्तों मैंने आपको जितना बताया है ये सभी पॉइंट्स नोट्स में एग्जैक्ट तरीके से दे दिए गए हैं। आप ये नोट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका कि डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ये हो गया दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश के भौतिक प्रदेश और जलवायु के विषय में। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।